का एक नया वीडियो हम अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 5 अक्टूबर 2025, 5 अक्टूबर 2025 और आज संडे का दिन है। मेरी कोशिश है आज एक सेलिंग पर्पस का वीडियो भी लाऊंगा, लेकिन सेलिंग वीडियो हो सकता है इसमें अटैच करूं या ना करूं। फ़िलहाल हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हमने हमारी जो न्यू फ्रेंचाइज ओपनिंग की है मुंबई के पास में ही नाला सुपारा में, और उनके जो फ्रेंचाइज़ ली है जिन्होंने हमसे, फ्रेंचाइज़ होल्डर है, आज वो हमारे ऑफिस पे अवेलेबल हैं। तो मैंने चाहा कि उनसे हम बातचीत करेंगे, वो आपको बताएंगे कि उनका ऑफ़िस उन्होंने कहाँ लिया हुआ है वगैरह वगैरह, उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। अच्छा, दूसरा कुछ ये है कि जो लोगों का पार्सल नहीं भेजा गया था वो लगभग कल 4 लोग के पार्सल वाया कुरियर जा चुके हैं। रिसिप्ट जिसको मैंने अपडेट नहीं किया वो अपडेशन आपको आज शाम तक हो जाएगी। ठीक है, और जिनको पार्सल नहीं मिला है 8-10 दिन अगर हो गया है तो वो एक बार पोस्ट ऑफिस पे ज़रूर जाएं, बाय पोस्ट जिनका पार्सल मैंने भेजा है। क्योंकि होता ये है कभी कभी पार्सल जो है ना पोस्ट ऑफिस पे रखा हुआ रहता है, वो लोग आपको डिलीवर नहीं करते हैं, तो बेहतर है एक विज़िट आप वहाँ पे कर लिया करें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हमारी जो मेन टॉपिक है जिसमें हम आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं हमारे मुंबई में जो नाला सुपारा वेस्ट या ईस्ट, सर ईस्ट में जिन्होंने ली है फ्रेंचाइज़, नाम है लक्ष्मण बारिया जी। ठीक है, तो लक्ष्मण बारिया जी बहुत बहुत वेलकम आपका। थैंक यू सर। लक्ष्मण बारिया जी, आपके बारे में पहले थोड़ा सा बताइए आप। मेरा नाम लक्ष्मण बारिया है। मैं नाला सोपारा में अभी 15 साल से फ़िलहाल हूँ वहाँ पे, और मैं भारत पेट्रोलियम में काम करता था। 35 साल की सर्विस करके मैं वहाँ से रिटायर हुआ हूँ, और अभी मैं और मेरी वाइफ हम लोग वहीं पे सेटल हो गए नाला सोपारा में, और वहीं पे एक दुकान लिया है जहाँ मैं ये सब काम करने वाला हूँ। और इनका फ्रेंचाइजी भी लिया हूँ मैंने ऑर्बिट का। तो ये नाला सुपारा में एग्जैक्ट है कहाँ पे आपका? नाला सोपारा में ये ईस्ट में तुलिंज रोड है, तुलिंज रोड। वहाँ पे गोल्डन ट्रेड सेंटर करके एक बिल्डिंग है, गोल्डन ट्रेड सेंटर। वहाँ पे बेसमेंट में मैंने ये दुकान लिया है। वहाँ पे मतलब अगर स्टेशन से आना हो तो कैसा आएगा? वॉकिंग डिस्टेंस है। वॉकिंग डिस्टेंस, हाँ, बस 5 मिनट में आप दुकान पे पहुँच सकते हैं स्टेशन से चल के। और जो लोग जैसे सूरत वगैरह से भी हैं उस तरफ के क्राउड के लिए भी आसान हो जाएगा ना? ईजी है, एकदम ईजी है, क्योंकि सब गाड़ियाँ आके विरार तो खड़ी रहती ही है। बराबर। तो विरार से वो लोग ट्रेन चेंज करके नाला सोपारा आके मेरे पास आ सकते हैं। मतलब काफ़ी लोगों को जो उस तरफ के थे अब उनको आसानी हो जाएगी, जो मेरे पास नहीं आ पा रहे थे वो आपके पास आ सकते हैं। सही है। तो लक्ष्मण बारिया जी, ये बताइए कि न्यूमिस्मैटिक को कब से आप करना स्टार्ट किए? मतलब जो भी थोड़ा बहुत आपने स्टार्ट किया। एक्चुअली मुझे कुछ अंधेरी में मेरी दुकान थी परचूरण चीज़ की, तो वहाँ पे चिल्लर बहुत जमा होने का, तो वो हिसाब से मैं और मेरी मिसेज़ ने चिल्लर जमा करते गए, और पगार भी अच्छा था करके कोई तकलीफ नहीं थी। तो वो जमा करते करते अभी ऐसा हो गया है कि चिल्लर ज़्यादा हो गई है घर में। तो फिर मेरा ऐसी इनका वीडियो देखा मैंने, फैज़ान भाई का, तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं ये करने जैसा है। तो अभी 2 साल से मैं थोड़ा सा इनके पीछे हूँ मैं। अच्छा, वैसे शायद आपने पहले मेंबरशिप ली थी, है ना? मेंबरशिप ली है ना आपने? हाँ, मैंने मेंबरशिप पहले ही ले ली है। और फिर आपने सोचा कि चलो इसको बिज़नेस करना चाहिए, उस हिसाब से आप स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, सही है। और मतलब जैसे पब्लिकली जो हमने एक प्रैक्टिकल में उस दिन देखा था, आपको मैंने एग्जीबिशन में भी बुलाया था आपको, पिछला जो एग्जीबिशन हुआ है मुंबई का, आपने प्रैक्टिकली देखा, तो लोगों को कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है ना? तो उसको गाइडलाइन देने के लिए आपने कहीं ना कहीं स्टार्ट किया है। हाँ, सही है, वो भी सही है कि मुझे लोगों को अवेयरनेस भी आना चाहिए कि भाई हम कॉइन जमा करते हैं तो उसका कैसा इस्तेमाल करें, और कैसा कॉइन जमा करे, कौन सा करे। नहीं तो लोग ऐसी, अभी मैंने भी, जब मुझे मालूम नहीं था मैंने बहुत सारे कॉइन जमा करे, जब कम से कम 15-20 किलो मेरे घर में ऐसे ही पड़े। लेकिन अभी मुझे मालूम पड़ रहा है कि उसमें से कम नहीं तो भी 15 किलो में से कम 14 किलो तो कुछ काम के ही नहीं है। मतलब वो ऐसे हैं जो आम चलन में कॉमन है। सही है, हाँ। लेकिन पहले आपको नहीं पता तो आपने सब जमा किए? अभी मैं जमा नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जो रेयर या स्केयर है वही जमा कर रहा हूँ। मतलब अब आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई है पिछले 1.5-2 साल में कि कौन से सिक्के अब रखने हैं जिसका फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगा। हाँ, एकदम सही बात है। तो आपके हिसाब से कैटेगरी वाइज कौन से सिक्के कलेक्ट करने चाहिए?
जैसे कॉमन है, स्कार है या वेरी ज़्यादा करके जो रेयर सिक्के हैं वो आप और अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, वो सिक्के जमा करने चाहिए। तो दूसरी बात है, स्केयर कॉइन भी जमा करना है, क्योंकि वो भी 2 साल 3 साल के बाद, जो आज जो रेयर है ना वो 4 साल पहले स्केयर ही थे, आज वो रेयर हो गए। वैसे ही आज के जो स्केयर है वो 4-5 साल के बाद रेयर होने ही वाले हैं, उनका ही भाव बढ़ने वाला है। राइट। मतलब बहुत सारे ऐसे स्कार कैटेगरी के हैं जो आने वाले टाइम में 4-5 साल में रेयर हो जाएंगे। सही है, एकदम सही है। और आपने ऐसा होते हुए देखा है? हाँ, मुझे 2-3 साल में मालूम पड़ा ये 2-3 साल पहले मालूम नहीं था, लेकिन अभी मालूम पड़ रहा है कि मुझे कौन से सिक्के जमा करने हैं। जैसे कि मैं, आपने देखा होगा अगर मेरे पुराने वीडियो में गाइड करता रहा हूँ कि रेयर जो महंगे सिक्के हैं वो आम चलन में अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो कम से कम स्कार कैटेगरी के कलेक्ट करो। ठीक है, वो मतलब गाइडलाइन सही लगी आपको? हाँ, एकदम सही। आपने जो बोला है वो एकदम परफेक्ट बोला है। ओके, उससे फ़ायदा हुआ लोगों का काफ़ी। आपने प्रैक्टिकल में देखा, जो उस दिन लोग आए थे, काफ़ी लोगों ने स्कार कैटेगरी के सिक्के बेचे हैं मुझे। हाँ, सही बात है। मैं था ना वहीं पे, मैं देख रहा था ना आप क्या क्या कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कौन से सिक्के ले रहे हैं। बहुत से लोग सिक्के लेके आए थे, लेकिन आपने वो लिए भी, कुछ लिए, कुछ नहीं लिए, क्योंकि आपको जो योग्य लगे वो लिए, जो नहीं अयोग्य लगे वो आपने वापस कर दिया। वैसे ही अभी आप जो फ्रेंचाइज स्टार्ट किए, ठीक है, आपके पास जो लोग आएंगे तो आप कौन से सिक्के खरीदेंगे? मैं ज़्यादा करके रेयर या स्केयर सिक्के रहेंगे वही खरीदूंगा। और कंडीशन कैसी होनी? कंडीशन में भी वो ज़्यादा करके मैं यूएनसी रहेगा वही खरीदूंगा। लेकिन रेयर सिक्के सर, जैसे एक्स्ट्रा फाइन में या एक्स्ट्रा फाइन प्लस में भी मिलना आज के टाइम पे मुश्किल है ना? हाँ। तो अगर कुछ महंगा सिक्का है, मान लीजिए इसकी बुक में वैल्यू 10-15 हज़ार के ऊपर है, वो एक्स्ट्रा फाइन में होगा तो लेंगे आप? हाँ, लेकिन फिर वो भाव के हिसाब से लूँगा मैं। जब बैंक में अगर बुक में अगर 10,000 है तो आप उसका 10,000 नहीं मांग सकते मेरे से, और जो भी उसका कंडीशन रहेगा वो हिसाब से मैं पैसे दे सकता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, अभी हम लोगों ने थोड़ा सा, अभी जो फ्रेंचाइज़ पर भी अगर आप कहीं पे भी हमारे जाएंगे तो उनके लिए आज के वीडियो से मैं अनाउंस कर रहा हूँ, साईनाथ रेड्डप्पा की जो लेटेस्ट बुक आई है 11th एडिशन, जो ज़्यादातर लोगों के पास है, ठीक है, तो उसमें जो बुक में जो प्राइस दी है 70 से 80% सिक्के जो यूएनसी ग्रेड में उसकी प्राइस है, उसके आसपास हम लोग बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर 10,000 है तो ये समझ लीजिए आप अगर हमारे फ्रेंचाइज़ पे जा रहे हैं या मेरे पास आ रहे हैं तो आप लोग उसको 7,000, 8,000, 9,000 तक भी हमें सेल कर सकते हैं। वैसे ही एज़ पर रिक्वायरमेंट, हमारे पास किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस हिसाब से हम आपको उसका भाव देंगे। ऐसे ही आप भी करने वाले हैं? एकदम सही है, एकदम सही बात है कि वही क्यों हमको भी परवड़ना चाहिए और आपको भी परवड़ना चाहिए, तो वही हिसाब से। और दूसरी बात ऐसी है कि हम किसी को फंसाना नहीं चाहते, हम आपको एकदम क्लियर जो भी बात है वो बुक में आपको दिखा के हम करेंगे। सही। अंधेरे में नहीं रखेंगे हम। मतलब कम से कम इतना रहेगा कि एक रेफरेंस के लिए सामने वाले को एक ऑप्शन मिल जाएगा। एकदम सही बात है। क्योंकि होता ये है, जो आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में भी, लोग जो है अच्छे महंगे सिक्कों को भी कोशिश करते कॉमन वगैरह बोल के ख़रीद लिया जाए। हाँ सही, वो नहीं करना है हमको जो करना है वो, अगर कोई रेयर सिक्का है सामने वालों को मालूम नहीं है तो हम उसको बता सकते हैं, भाई ये कॉइन रेयर है, आपको इसके अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको 8 दिन रुकना पड़ेगा, बस। अच्छा, ऐसा है ना कि लोग ये सोचते हैं, मैं मेरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, कि रेयर है तो तुरंत क्यों पैसा नहीं मिल रहा है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा मेरे तरफ से, देखिए कोई भी रेयर चीज़ भी अगर आपको मिल गई है, मान लीजिए उसकी कीमत अच्छी है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, और आप उसकी सही कीमत लेना चाहते हैं तो उसको बायर कहीं ना कहीं पहले अवेलेबल हमें करवाना पड़ता है। ठीक है, बायर एक बार अवेलेबल हो जाता है तो वो चीज़ सेल करके हम आपको दे सकते हैं। और अगर आप उसे कम प्राइस में बेचना चाहते हैं, मान लीजिए अगर वो 50,000 की चीज़ आप बोले चलिए 10, 15, 20,000 दे के ख़त्म कीजिए, तब तो हो सकता है हम तुरंत आपको पेमेंट कर दें। तो ये फ़र्क होता है। हाँ सही बात है, सही बात। और दूसरी एक बात ऐसी भी है कि अगर कोई रेयर कॉइन है तो हमको ये भी देखना है कि वो उसमें कोई टूल्स तो नहीं है, तो उसके लिए भी हमको वो एनजीओ के पास जी एनजीएस कंपनी में ग्रेडिंग करवाना है, कि जिसका खर्चा आपको देना पड़ेगा, बराबर है ना। हाँ, अगर उनका सही सिक्का है तो उनको कोई खर्चा करने में तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उनको अच्छा पैसा मिल रहा है तो उनको खर्चा करने की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं लक्ष्मण जी, कोई मान लीजिए रेयर सिक्का है ना, एक्सट्रीमली रेयर टाइप का अगर सिक्का है, और अगर हम उसको परचेज़ करने रेडी है
वो जब उससे फीस लेंगे ना NGS कंपनी में, जो भी हम ग्रेडिंग करवा रहे हैं, एक बार वो सिक्का सही साबित हो गया तो उसकी फ़ीस भी हम उसको रिटर्न कर देंगे। हाँ बराबर है, सही बात है। तो वो फीस भी रिटर्न हो जाएगी। तो ये भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि लोग ये सोचेंगे यार उसका फ़ीस मैं क्यों पे करूँ। आपको पे इसलिए करना है जब तक वो जेन्युइन नहीं साबित हो जाता है। हाँ, लेकिन दूसरी एक बात है, अगर वो सिक्का जब तक अगर वो टूल्स निकला या हाँ, तो वो सिक्के के बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि उसका क्या करना है। सही बराबर है। वैसे तो मैंने बोला हुआ है कि टूल अगर आ जाएगा तो वो सिक्का रिटर्न हम नहीं देंगे, क्योंकि देखिए हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि टूल सिक्कों को हम आम चलन में सर्कुलेट नहीं होना देना। बराबर है, सही बात है। तो जो भी लोग सबमिट करेंगे सोच समझ के लाइए। कुछ भी चीज़ आप लाओगे और सोचोगे बेच के चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है। बराबर है। और जैसे पॉलिश कॉइन वगैरह भी आते हैं मार्केट में, ठीक है, उसका भी आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल देख लिया है। तो मान के चलिए आपके पास कोई UNC में लॉट आ गया और अब वो पॉलिश है नहीं है, तो उसका थोड़ा सा आप टाइम ले करके ही उससे डील करेंगे ना। हाँ सही बात है, क्योंकि मुझे वो देखना पड़ेगा कि वो अगर पॉलिश्ड है तो मैं और ज़्यादा करके मैं लूँगा ही नहीं। वो हमको जो अगर स्केयर में है या रेयर में है, लेकिन अगर वो कंडीशन में है तो हम लेंगे वो। लेकिन अगर पॉलिश किया हुआ और हमको UNC बता के बेचना चाहते हैं तो हम नहीं लेंगे। राइट। क्योंकि ये सब होता है, इसके लिए मैं वीडियो में बता देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जैसे कुछ सिक्के UNC सेट में भी बने और कुछ वो सर्कुलेशन में भी बने, है ना। मिसाल के तौर पे मैं बोलूँ, जैसे डांडी मार्च का 5 रुपये वाला सिक्का, ये सर्कुलेशन में कॉपर निकल में भी बना है, जो कि बहुत रेयर है, और वो UNC सेट का भी बना है। अब मान लीजिए अगर कोई आपके पास ला के दे रहा है और ये बोल रहा है कि ये UNC सेट का नहीं है, सर्कुलेशन में मुझे मिला है, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए भी आप उनसे टाइम लेंगे या फिर उसको अगर आपको समझ में आ गया तो आप परचेस कर लेंगे? नहीं, उसके लिए मैं टाइम लूँगा, कम से कम 8 दिन का टाइम लूँगा मैं। अगर 2-3 दिन में मैं जवाब दे दूँगा, लेकिन फिर भी 8 दिन का टाइम लूँगा मैं, क्योंकि मुझे भी वो आगे देखना पड़ेगा कि वो सर्कुलेशन का एक्चुअली है कि नहीं। और तो कभी कभी तो कुछ सिक्कों में ऐसा होता है कि हमें ग्रेडिंग के बिना उसका सोल्यूशन ही नहीं है। हाँ सही बात है। ग्रेडिंग करवा, जैसे मान लीजिए कोई OMS टाइप का सिक्का कोई ला के दे रहा है, अलग मेटल में बना हुआ, लेकिन उसका कंफर्मेशन कैसे होगा कि ये OMS है भी या नहीं? वो बिना ग्रेडिंग के नहीं कर सकते। बिना ग्रेडिंग के नहीं होगा वो। राइट ना। और ग्रेडिंग में जो ग्रेड आएगा वो हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। मतलब फ़ायदा ही है सामने वाले का। हाँ, सामने वाले का फ़ायदा ही है ना उसमें। बराबर। और जाहिर सी बात है, जब ग्रेडिंग हो जाता है कोई सिक्का और वो रेयर टाइप का साबित हो जाता है तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है। सही बात है। सामने वाले का फ़ायदा ही होगा, वो नुकसान नहीं होगा। तो देखिए, ये हमारे लक्ष्मण बारिया जी जो हैं अभी नाला सुपारा में स्टार्ट किए हैं और ये कल से शायद बैठना स्टार्ट भी करें। मैं कल से मैं बैठना चालू करूँगा, सुबह 10 से 12 और शाम को 4 से 8। ये टाइम पे मैं वहीं पे अवेलेबल रहूँगा। अच्छा, आप मुझे वीडियो में, मतलब हम आपका अभी नंबर नहीं बोलेंगे, आप मुझे बता देना। हो सकता है कोई आप ऐसा नंबर देना चाहो जो पर्सनल ना हो, तो वो मैं वीडियो में डिस्प्ले कर दूँगा, ठीक है। तो हाँ, उसमें हम डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। तो वीडियो में आ जाएगा वो नंबर आपका, तो उस नंबर पे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप, ज़्यादातर व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन वही टाइमिंग में, जो टाइमिंग मैंने बोला है वही टाइमिंग में, क्योंकि वो फ़ोन दुकान में ही रहेगा, वो फ़ोन मेरे साथ नहीं रहेगा। जब दुकान पे मैं रहूँगा तभी वो फ़ोन बजेगा तो मैं उठाऊँगा, नहीं तो वहीं पर घंटी बजती रहेगी। टाइमिंग क्या बताया, फिर से बताइए। सुबह 10 से 12, शाम को 4 से 8। और कौन से डेज में हॉलीडे रहेगी, छुट्टी? ज़्यादा करके मैं वहीं पे रहता हूँ, तो हॉलीडे बहुत कम रहेगी मेरी। कहीं बाहर जाना आना रहेगा तो ही, नहीं तो 90% मैं वहीं पे मिलूँगा। मोस्टली मतलब आप डेडिकेशन पूरा आप इसमें देने वाले हैं, मतलब ज़्यादा टाइम आप इस पर स्पेंड करने वाले हैं। सही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के ये चीज़। और आपने इसके लिए स्पेशली एक शॉप भी ले ली है रेंट पे, जहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन लोगों को भी इनके ऑफिस पे पहुँचना है, इनसे बात करके, इनसे अपॉइंटमेंट लेके आप वहाँ पहुँच सकते हैं और अपने रेयर सिक्के जो अच्छी कंडीशन में हो वो बता सकते हैं, और स्कार वेरी स्कार UNC टाइप की कंडीशन में होंगे वो भी इन्हें बता सकते हैं, ठीक है। और बुक का रेफरेंस दे के आपसे बाइंग वगैरह हम करेंगे, ठीक है। तो ये आज की वीडियो से हम बताना चाह रहे थे। अब इस वीडियो में हो सकता है कुछ सेलिंग का पार्ट भी रहे जो मैं अपडेट कर दूंगा। लक्ष्मण बारिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।